अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मिडनाइट नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नावल पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर किसी ने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियोस आसानी से मिल सकें। चलते हैं नावल की तरफ। नावल का नाम है सिकंदर की आलिया। ओए उठ जा, अम्मी से इज्जत अफजाई करवाए बगैर तेरा भी दिन शुरू नहीं होता। चलो उठ जा शराफत से, सालिया ने इसके ऊपर से कंबल खींचते हुए कहा। उठ जाती हूँ नापो, बस 5 मिनट और सोने दो। कंबल फिर से मुंह पर लपेटते हुए बोली। तेरे 5 मिनट तो अभी निकलवाती हूँ, सब्र कर जरा। नहीं नहीं आपो, उठ तो गई हूँ ना, अम्मी को मत बुलाना प्लीज़। अपनी माँ के तानों का ख्याल आते ही वह झट से उठ गई। वेरी गुड, चलो अब जल्दी से हाथ मुँह धो लो। इसे उठता देखकर बोली। वह चेहरे के जाविये बिगाड़ती वॉशरूम की तरफ चल दी। मैडम उठ गई या अब तक ख्वाबे खरगोश में है? मलिहा ने किचन में आती सालिया को देखते हुए पूछा। हाँ, उठा कर आ रही हूँ, बिल्कुल सोने की मशीन ही है ये लड़की, तौबा। सालिया ने अनाया के लिए चाय का पानी रखते हुए कहा, जबकि मलिहा मुस्कुरा दी। मलिहा, सालिया और अनाया तीनों बहनें मलिहा तीनों में सबसे बड़ी है। इसने एफएससी के बाद तलीम को खैरबाद कहकर घर संभाल लिया था, जबकि सालिया ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई मुकम्मल करके मलिहा के साथ घर की जिम्मेदारियां बांट ली थी। जबकि सबसे छोटी अनाया माँ बाप की राज दुलारी तो थी ही साथ बहनों की भी बेहद लाडली थी। अनाया एक माह पहले ही ग्रेजुएशन करके फ्री हुई थी। अब इन दोनों के साथ घर के काम बांटने की बजाय आधा दिन सोने में जबकि आधा दिन मोबाइल फ़ोन से चिपके हुए गुजरता था। दूसरी जानिब इनकी वालदा फ़ायज़ा बेगम थी। कहने को ये घर तो निसारी हाउस था, मगर हुकूमत यहाँ फ़ायज़ा बेगम की ही चलती थी। असद साहब को भी अपनी बेगम और बेटियों से बहुत प्यार था, मगर अनाया से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते थे कुछ बहनों के, और बहुत ज़्यादा। असद साहब के लाड प्यार ने इसे किसी हद तक बिगाड़ दिया था। इसका यही बिगाड़ फ़ायज़ा बेगम को एक आँख नहीं भाता था, और इसका इजहार वो वक्तन फ़ौक्तन असद साहब से करती रहती थी। फ़ायज़ा बेगम इस वक्त लॉन में बैठी धूप सेक रही थी। पास ही असद साहब बैठे अखबार के मुताले में मसरूफ़ थे। असद इंसारी शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे। आज इतवार की वजह से घर में थे। मलिहा सालिहा घर के कामों में बुरी तरह से मसरूफ़ थी। असद साहब के बेहद इसरार पर भी फ़ायज़ा बेगम घर में नौकरों की फ़ौज रखने के सख्त खिलाफ थी। इनकी इसी सख्ती का असर था कि मलिहा और सालिहा घर के हर काम में ताक थी, जबकि अनाया सबकी लाडली होने की वजह से घर के कामों से कोसों दूर थी। प्यार फ़ायज़ा बेगम को भी बहुत था अनाया से, मगर वो इससे मलिहा और सालिया की तरह एक सुघर लड़की बनाना चाहती थी। लेकिन अनाया ने भी ये जैसे कसम खाई हुई थी कि वह अपनी माँ की उम्मीदों पे हर हाल में पानी फेर के रहेगी। मुझे इस लड़की की समझ नहीं आती। ऊँट जितना कद हो गया और अकल अब तक घुटनों में कहीं फंसी हुई। अब क्या हो गया बेगम, क्या कर दिया मेरी गुड़िया ने? अब असद साहब अपनी बेगम के लहजे से समझ चुके थे कि किसकी शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। सो वो अखबार से नज़रें हटाकर बोले, टाइम देखें ज़रा, और अपनी लाडली के उठने का टाइम देखें। वो खिड़की से इसे आंखें मलती हुई जाते देख चुकी थी, सो अब ये शिकवा लेके बैठ गई थी। क्या हो गया बेगम, बच्ची तो है। हमेशा की तरह उन्होंने अपनी लाडली का ही साथ दिया था। आपको तो 50 साल बाद भी ये बच्ची ही लगेगी। हद है, मलिहा और सालिया भी तो हैं, है ना? और एक ये आपकी साहज़ादी, ना उठने का पता, ना सोने का, न खाने का, न खाने का ढंग, न पहनने का सलीका। फ़ायज़ा बेगम हद दर्जा परेशान थी। क्या हो गया है? बच्ची तो है, वक्त के साथ साथ समझ जाए कि तुम खामख्वाह में परेशान हो रही हो। असद साहब बेफिक्री से बोले। पता नहीं कब आएगा वो मुबारक दिन जब ये समझेगी। मुझे तो डर है कि कहीं अगले घर जाकर मेरी नाक न कटवा दे। वो सचमुच अनाया की तरफ से फ़िक्रमंद थी। अभी मेरी गुड़िया रानी बहुत छोटी है अगले घर जाने के लिए। पहले मलिहा और सालिया की बारी आएगी, फिर अनाया की। तुम अभी से ये बोल के मेरा दिल ना ख़राब करो। बेटियों की उम्र बढ़ते पता नहीं चलता, और फिर अनाया तो माशाल्लाह से फिर काम काज से सदा की दूर है। क्या बनेगा इस लड़की का? कुछ नहीं होता बेगम, कुछ सीख जाएगी वक्त के साथ, तुम इसकी टेंशन ना मत लो। वैसे कल वसीम मुझसे अपनी बेटों के लिए मलिहा और सालिया के रिश्ते की सरसरी सी बात कर रहा था। तुम क्या कहती हो? असद साहब ने इन्हें इतला दी। कौन वसीम? आपका बिजनेस पार्टनर? इनके 2 ही बेटे हैं? हाँ वही। तुम भी तो मिल चुकी हो इनकी फैमिली से, लास्ट मंथ घर पे पार्टी हुई थी इसी में। हाँ हाँ, याद है मुझे। तो फिर क्या जवाब दिया आपने इन्हें? फ़ायज़ा बेगम पूरी तरह मुतवज्जा हो गई। आखिर को बेटियों की माँ थी। मैंने तो फ़िलहाल कोई जवाब नहीं दिया, मुझे तो इसकी दोनों बेटे ही पसंद हैं।
मेरी आंखों के सामने ही बड़े हुए हैं माशाल्लाह। वसीम का पूरा बिजनेस संभाला हुआ है। दोनों ने बहुत काबिल बच्चे हैं। लहजे में सच्चाई थी। अगर आपको एतराज़ नहीं तो फिर जो आपको ठीक लगे। फ़ायज़ा बेगम बोली, तुम बच्चों से पूछ लो, फिर कुछ दिन में बात आगे बढ़ाते हैं। असद साहब बोले तो फ़ायज़ा बेगम ने सर हिला दिया। आप वो बताओ ना कैसे बनाते हैं। अनाया ने तकरीबन रोते हुए पास खड़ी सालिया से पूछा, जो इसकी हालत पे मुस्कुरा रही थी। मुझे क्या पता, तुम्हारा टास्क है, खुद सोचो और खुद बनाओ। सानिया ने लाइल से कंधे अचकाए। आप मेरी हेल्प नहीं करोगी? हाँ, वो रो देने को थी। बिल्कुल भी नहीं, सालिया मज़े से बोली। बस क़यामत आने ही वाली है। बहन बहन न रही। बाकायदा आंसू बरसने को तैयार थे, जबकि सालिया इसकी बात पे हंस पड़ी। अरे अरे, क्या हुआ है तुम्हें? इससे पहले कि सालिया इसे कुछ कहती किचन में आती, मलिहा ने अनाया को रोते देखकर पूछा, मुझे देखे ना, आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। अनाया ने सालिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो अभी भी मुस्कुरा रही थी। ओए झूठी, कब उड़ाया मजाक मैंने? तू खुद चलता फिरता मजाक है। मैंने क्या मजाक उड़ाना है तेरा? सालिया ने इसे मजीद टपाते हुए कहा। ये बात सुनकर वो चीखी पड़ी, बुझिया देखो ना। सालिया बुरी बात। मलिहा ने इसे घूर कर कहा, अच्छा बाबा सॉरी। वैसे ये क्या बन रहा है? मलिहा ने चूल्हे पे चढ़े गाढ़े से काले सियाह महलूल को देखकर पूछा। ये एक निहायत ही उम्दा किस्म की चाय बन रही है, जो कि मिस अनाया साहिबा ख़ास तौर पर तैयार कर रही हैं। अनाया के कुछ बोलने से पहले सालिया ने मज़े लेकर बताया, व्हाट, ये चाय है? ये किस किस्म की चाय है आनी? ये तो कोयला ही लग रहा है, वो भी पिघला उबलता हुआ। मलिहा ने पास पड़े चम्मच से इसे लाते हुए कहा, वैसे किसने कहा तुमसे चाय बनाने को? मलिहा ने अनाया की तरफ मुड़कर पूछा। अम्मी ने सर झुकाकर मन बनाई। मगर क्यों? मलिहा ने हैरत से पूछा। इससे पहले फ़ायज़ा बेगम या असद साहब को जब भी चाय की तलब होती थी तो वो सालिया या मलिहा को ही कहते थे, वेट माय डियर वेट, मैं बताती हूँ। सालिया ने हैरान सी खड़ी मलिहा को देखकर कहा, और इसने सवालिया नज़रों से सालिया की तरफ देखा, जबकि अनाया ने बेख्तियार ठंडी सांस लेकर नज़रें चूल्हे पर पड़े अपने शाहीकार पर जमा दी। आज अम्मी ने इसे चाय बनाने का टास्क दिया था, बकौल अम्मी के अगले घर जाने की और वहाँ पर अच्छी तरह से रचने बसने की प्रैक्टिस अभी से शुरू करवा दी है, ताकि इसके ससुराल में अम्मी बाबा के साथ साथ हम दोनों की भी इज़्ज़त अफजाई ना हो जाए। और ये अम्मी का टास्क इस वक्त तैयार शुदा हमारे सामने पड़ा अपनी किस्मत को कोस रहा है। आखिर में सालिया ने अनाया की तैयार करदा चाय की तरफ इशारा करते हुए कहा, उफ खुदाया आनी, अगर अम्मी ने कह ही दिया था तो कम से कम चाय बनाने से पहले एक बार मुझसे या सालिया से पूछ ही लेती, पागल। मलिहा ने अफसोस भरे लहजे में कहा, जबकि पास खड़ी सालिया जल्दी से बर्तन समेटने लग गई। मैंने आपस से पूछा था, मगर उन्होंने कुछ भी बताने से साफ साफ मना कर दिया था, अनाया ने पूरे जोश से बताया। इतनी देर से चुपचाप बैठी सालिया के ताने तशने बर्दाश्त कर रही थी। अब जो बदला लेने का मौका मिला तो भरपूर फ़ायदा उठाया, जबकि मलिहा ने एक निगाह सालिया पर डाली। हाँ तो मैं क्यों बताती, अम्मी ने इसे कहा था ना। सालिया भी अपने नाम की एक ही थी। मजाल है जो अपनी गलती मान जाए। हद है तुम दोनों की, एक जैसे हो। अब इसे वहाँ गिराओ और अच्छे से धोकर थोड़ा सा पानी लेकर आओ। मलिहा ने ख़राब चाय सिंक में डालने का कहा। अरे ये तो चीटिंग है भाई, ये गलत है। मलिहा को चाय बनाता देखकर सालिया बनाए बोली, तुम चाहती हो अम्मी इसकी इंसल्ट करें? नहीं यार, मैं भला ऐसा क्यों चाहूँगी? सालिया ने झंझलाते हुए कहा, तो बस फिर मुझे करने दो, तो ना ऐसी मासूम शक्ल मत बनाया कर। सालिया अनाया की तरह मुड़ी, जो अपने चेहरे पे दुनिया जहाँ की मासूमियत सजाए खड़ी थी। क्या करूँ आपको, शक्ल ही ऐसी है। इसने कुछ इस अंदाज से कहा कि सालिया के साथ मलिहा भी हंस दी। अनाया ट्रे में 2 कप फ़ायज़ा बेगम के रूम में दाखिल हुई। 2 कप सजाए फ़ायज़ा बेगम के रूम में दाखिल हुई। असद साहब भी वहीं मौजूद थे। अरे वाह, मेरी बेटी चाय लाई है। इसे ट्रे के साथ आता देखकर असद साहब मुस्कुराते हुए बोले, जबकि फ़ायज़ा बेगम ने हैरत से अनाया को देखा मगर बोली कुछ नहीं। अम्मी बाबा जल्दी से टेस्ट करके बताएं कैसी बनी है। एक एक कप दोनों को थमा कर बोली। असद साहब ने प्यार से अपनी बेटी को देखते हुए कप पकड़ा, जबकि फ़ायज़ा बेगम ने हैरत से कप मुंह को लगा लिया। वाह भाई, चाय तो बहुत ज़बरदस्त बनाई है मेरी गुड़िया ने। असद साहब ने पहले घूंट पे इसकी तारीफ़ की और अनाया का ढेरों खून बढ़ गया। ये तुमने बनाई है? फ़ायज़ा बेगम ने हैरत से पूछा। अम्मी, अब आपकी ये बेटी तो इतनी भी फुहड़ नहीं कि चाय बनाने तक ना आती। और अनाया ने अपनी माँ के गले में प्यार से बाएं डालते हुए कहा, जीती रहो, खुश रहो। फ़ायज़ा बेगम ने दिल से दुआ दी। कुछ देर बाद दिल में ढेरों शर्मिंदगी लिए वो रूम से बाहर निकली। ए लड़की, तुझे शर्म वरम नहीं आई थोड़ी सी भी? दूसरी तरफ से सबा हैरत ज़दा सी बोली, यार मैंने खुद थोड़ी ना किया, बजिया और आपो ने बोला था, इसमें शर्म की बात कहाँ से आ गई? वो भी गोया अपने नाम की एक ही थी। तेरा कुछ नहीं हो सकता लड़की, तुझे अल्लाह ही समझे। सबा ने एक सांस खींच कर कहा। सबा अनाया की बेहतरीन और
बेस्ट फ्रेंड में से एक थी। दोनों इस वक्त फ़ोन पे मसरूफ़ थी। अनाया से अपना चाय का अजीम किस्सा सुना चुकी थी, जबकि सबा इसकी हालत पर अफसोस के साथ साथ हैरान थी। अच्छा सुन, तू सारा की शादी में तो आ रही है ना? कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद अचानक से सबा ने अनाया से पूछा। ऑफ कोर्स, शादी क्या, मैं तो हर एक फंक्शन अटेंड करने वाली हूँ, अनाया ने चहक कर कहा। सारा अनाया और सबा की मुश्तरका फ्रेंड थी। खुशकिस्मती से सारा की फैमिली के अनाया की फैमिली से अच्छे ताल्लुकात थे। दोनों ख़ानदान अक्सर एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। सारा नुसरत बेगम की इकलौती औलाद थी। अपनी लाडली बेटी की शादी पर उन्होंने ख़ानदान समेत सभी दोस्त रिश्तेदारों को दावत दे डाली थी और अब अनाया की बेचैन रूह शादी अटेंड करने को बेताब थी, जो कि अगले महीने थी। अगले कुछ दिनों में सारी हाउस में खूब चहल पहल रही है। वजह मलिहा और सालिया की शादी थी। वसीम साहब और इनकी बेगम को मलिहा और सालिया कुछ इतनी पसंद आई कि झटपट शादी की डेट फिक्स कर दी। अगले 15 दिनों में दोनों बहुत सा प्यार और दुआएं लेकर अपने पिया घर सुधार गईं। वैसे मज़ा बहुत आता है बहनों की शादी में, यकीन करें। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है इंसान को कि देखिए मेरी बहन की शादी हो रही है, और इतनी एक्साइटमेंट होती है कि बंदा बस चाहता है जल्दी जल्दी शादी हो जाए। शादी का हंगामा थमा तो फ़ायज़ा बेगम, जो पिछले दिनों घन चक्कर बनी हुई थी, उन्होंने भी सुकून का सांस लिया। तभी अनाया बेगम के गुण खिलकर सामने आया। अब इन्हें पता चला कि दोनों बहनों की आड़ में रहने वाली इनकी बेटी को शायद उधर कुनार पानी उबालना तक नहीं आता था। और अब दोनों ने खुद अनाया की प्रैक्टिस करने का तैयार कर लिया। यही तो बात होती है कि बहनें होती हैं तो घर का काम कर देती हैं, और जब वो चली जाती हैं तो यही अफसोस रहता है कि देखो अब हमें सारे काम खुद करने पड़ेंगे। आनी इधर आओ। जल्दी से किचन में खड़ी फ़ायज़ा बेगम ने आवाज़ लगाई। जी अम्मी। चलो मेरा बेटा, ये सारे बर्तन समेट जल्दी से धो लो। फ़ायज़ा बेगम ने लंच के लिए प्याज काटते हुए कहा, जबकि अनाया को लगा शायद इसे सुनने में गलती हो गई है। क्या अम्मी? कान करीब लाकर बोली। बर्तन समेट के धो लो अब, समझी? कदरें ऊँची आवाज़ में बोली, और अनाया एक झटके से पीछे। अम्मी मैं कैसे बर्तन धोऊँ? सर में किसी कैफियत में बोली। क्या मतलब कैसे धोऊँ? हाथों से धो और कैसे चलो। शाबाश जल्दी करो। मगर मुझे नहीं आती ये गंदे बर्तन धोने। एक नज़र बर्तनों पर डालती हुई बोली। तुम्हें सिर्फ खाना सोना और मोबाइल पे गप्पे लड़ाना ही आता है बस। अगले घर जाकर मेरे सर पे खाक डलवाने का इरादा है। जब सास बोलेगी माँ ने कुछ सिखाया नहीं बेटी को। फ़ायज़ा बेगम गुस्से से बोलती जा रही थी। अच्छा ना अम्मी, कर देती हूँ, आप गुस्सा तो मत करें, तबीयत ख़राब हो जाएगी आपकी। अनाया ने फ़ायज़ा बेगम को कहा और चुपचाप बर्तन समेटने लगी। था एक ज़ोरदार आवाज़ पे फ़ायज़ा बेगम ने चौंक कर पीछे देखा, जहाँ अनाया खड़ी जग के टूटे हुए टुकड़ों को देख रही थी। उफ़ अनाया, ये क्या कर दिया? अम्मी मैंने जानबूझकर नहीं किया था, हाथ से छूट गया। रुहान से लहजे में बोली। अच्छा कोई बात नहीं, बाकी के बर्तन धो लो फिर इसे उठा लेना। फ़ायज़ा बेगम कभी भी इसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी, सो कदर नरम लहजे में बोली। उफ़ अल्लाह, क्या बनेगा इस लड़की का? अफसोस के साथ सोचती फिर से खाना बनाने की तरफ मुतवज्जा हो गई, जबकि अनाया आंखें रगड़ती बर्तन धोने में जुट गई। अरे गुड़िया, ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ पे? रात को खाने की टेबल पे असद साहब ने सफ़ेद पट्टी पे लिपटा हाथ देखते हुए फिक्रमंदी से कहा। कुछ नहीं बाबा, बस ज़रा सा कांच लग गया था। शान बेनियाजी से बोली। कांच लग गया? मगर कैसे? कांच का जग टूट गया था, बस इसी को उठाते हुए हल्का सा लग गया बाबा। इट्स ओके। अम्मी ने दवाई लगाकर पट्टी कर दी है, आप तो फुल ठीक है, दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा? अगर हो रहा है तो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। असद साहब टहलते हुए बोले। नहीं बाबा, आप बिल्कुल ठीक है, पक्का ना? वो अभी तक फिक्रमंद थे। जी बाबा। ये तुम्हारी माँ कहाँ है? नज़र नहीं आ रही। फ़ायज़ा बेगम की क्या मौजूदगी महसूस करके अनाया से पूछा। अम्मी रूम में है, नुद्रा आंटी की कॉल आई है ना, तो इनसे बात कर रही हैं। लो भाई, आ गई तुम्हारी माँ। असद साहब ने फ़ायज़ा बेगम को आते देख कर कहा। हाँ भाई बेगम, कर ली बुराइयाँ वगैरह? हद करते हैं आप भी। मैं क्यों करूँगी भला बुराइयाँ? नुजरत की बेटी सारा की शादी है, हम सबको बुलाया है। फ़ायज़ा बेगम ने हाथ में पकड़ा मोबाइल अनाया को देते हुए बताया। अच्छा माशाल्लाह, कब है शादी? नैपकिन से हाथ साफ करते हुए उन्होंने पूछा। कल रात मेहंदी का फंक्शन है, परसों शादी है और 2 दिन बाद वलीमा। फ़ायज़ा बेगम ने तफसील बताते हुए कहा। अच्छा, तो फिर तुम और अनाया चले जाना। और वलीमे की दावत कैसे दे दी भाई? वो तो गालिबन लड़के वाले करते हैं। हाँ, मगर सारा के ससुराल वाले इसी शहर की हैं ना। तो नुजरत ने लगे हाथ वलीमे की भी दावत दे डाली। जाओ गुड़िया, जाकर तैयारी वगैरह कर लो। तुम भी फ़ायज़ा को वही गिफ्ट ले आना कल जाकर, सारा बेटी के लिए। असद साहब बोले। मैं नहीं जाऊँगी, तबीयत थोड़ी ख़राब है। अनाया, तुम सबा के साथ चली जाना। फ़ायज़ा बेगम ने खामोश बैठी अनाया को कहा, जो झट से तैयार हो गई। मैं सबा को बता देती हूँ, खुशी से कहती फ़ोन लेकर कमरे की तरफ दौड़ी, जबकि असद और फ़ायज़ा बेगम ने इसे
मोहब्बत पाश नज़रों से देखा। कब पहुँचेगी यार, कब से तेरा वेट कर रही हूँ। सबा ने चौथी बार अनाया को कॉल की। जवाब तक आईना के आगे खड़ी खुद का जायज़ा ले रही थी। आई एम रेडी, बस 10 मिनट में पहुँच रही हूँ। ओके जल्दी आ, बाय। बाबा चले मुझे छोड़ कर आए। नक्शा से तैयार अनाया ने टीवी लाउंज में आकर कहा। अनाया की आवाज़ पर साहब के साथ साथ फ़ायज़ा बेगम ने भी पलट कर देखा। येलो फ्रॉक और ग्रीन चूड़ीदार पजामा पहने, लंबे बालों को खोले, दूध सी रंगत पे बहुत सी लाइट सा मेकअप किए, वो नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। माशाल्लाह मेरी गुड़िया तो बहुत खूबसूरत लग रही है, खुदा नजर बद से बचाए, आमीन। असद साहब ने उठकर प्यार से इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी बेटी को किसी की नज़र न लगी, आमीन सुम्मा आमीन। फ़ायज़ा बेगम ने भी दिल से दुआ दी। अच्छा बाबा, अब दुआओं का सेशन ख़त्म करें और चलें, देर हो रही है। हाँ हाँ चलो, गाड़ी की चाबी उठाते हुए बोले। गिफ्ट पैक रख लिया था ना? पीछे से फ़ायज़ा बेगम बोली। जी अम्मी, रख लिया था। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। या अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करना। उन्होंने दिल में दुआ की। यार क्या बोरिंग पार्टी है, सिकंदर उकताए हुए लहजे में बोला। ओए उल्लू, ये पार्टी नहीं, मेरी कज़न की मेहंदी का फंक्शन है, समझा? उसामा ने इसके सर पर चपत लगा कर कहा। व्हाट एवर यार, एक ही बात है, मैं जा रहा हूँ। किधर? ओए किधर जा रहा है? अभी तो फंक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ। उसामा भी उठकर खड़ा हो गया। फिक्रमंद कर, घर नहीं जा रहा, एक जगह बैठ कर अकड़ गया हूँ, थोड़ी वॉक कर रहा हूँ इधर ही। अच्छा चल ठीक है, तू वॉक कर, मैं ज़रा अंदर देख लूँ, काम वगैरह तो नहीं कोई। उसामा ये कहकर अंदर की जानिब चल पड़ा। जबकि सिकंदर इधर उधर टहलने लगा, तभी एक बेहद खूबसूरत आवाज़ इसे अपने कानों में रस घोलती हुई महसूस हुई। एक्सक्यूज़ मी, बात सुने। पलट कर देखा तो गोया नज़रें हटाना भूल सा गया और मबहूत सा होकर इस हुस्न की परी को देखे गया। हेलो, अनाया इसकी आंखों के आगे हाथ हिलाकर बोली। जी बोले, खुद पे काबू पाते हुए बोला। आपको उसामा भाई बुला रहे हैं, वो गेट पर। अनाया ने गेट की तरफ इशारा करते हुए कहा और सिकंदर ने गेट की सिमत देखा जहाँ वाकई उसामा खड़ा इसका मुंतज़िर था। ओह अच्छा, थैंक्स, ये कहकर वो गेट की तरफ बढ़ा, जबकि अनाया भी सर झटककर अंदर की जानिब बढ़ गई। ये कौन थी? उसामा के करीब पहुंचकर सिकंदर ने पहला सवाल किया। तू चल पहले मेरे साथ मिठाई लेने, कम पड़ गई है, चल बैठ। उसामा इसे गाड़ी में बिठाते हुए बड़बड़ाया। बताना कौन थी वो? इसकी सुई अब तक वही अटकी हुई थी। कौन? अच्छा वो अनाया है, सारा की फ्रेंड, उसामा ने बताया। अनाया? सिकंदर बड़बड़ाया। क्या कुछ कहा तुमने? नहीं कुछ भी तो नहीं, जल्दी से बोला। अच्छा अभी चलती हूँ, 12 बज गए हैं, चल सबा बाबा आने वाले हैं, कल कर दिए मैंने। सारा से मिलकर दोनों बाहर लॉन में आ गई। वैसे मगरूर मत हो जाना, आज तू बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है सच्ची, सारा ने इसे देखते हुए कहा। वो तो मैं पैदाइशी खूबसूरत हूँ, अनाया ने बालों को एक अदा से झटकते हुए कहा। और कुछ ही फासले पर खड़े सिकंदर के दिल को कुछ हुआ। अरे अनाया, सबा, ये क्या इतनी जल्दी जा रही हो तुम दोनों? नुदरत बेगम ने आकर कहा। आंटी जल्दी कहाँ है, 12 बज रहे हैं और शहर के हालात तो आप जानती हैं ना। सबा बोली। हाँ ये तो है, कल शादी में ज़रूर आना और अपनी अपनी माओं को भी लाना। नुदरत बेगम ने प्यार से दोनों के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। जी आंटी ज़रूर, अनाया ने सादतमंदी से कहा। तभी असद साहब की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। अच्छा आंटी चलते हैं, अब खुदा हाफिज़। दोनों ने रुखसत ली और गाड़ी की जानिब चल दी, जबकि फासले पर खड़ा सिकंदर, जो बजाय दोस्तों में मसरूफ़ था, इसे महफिल एकदम बेरौनक सी लगने लगी और कुछ देर बाद वो भी माजरत करके घर की जानिब चल दिया। अगले दिन अनाया और फ़ायज़ा बेगम शादी में ना जा सकें। वजह असद साहब की नासाज तबीयत थी। सो फ़ायज़ा बेगम ने नुदरत बेगम से माजरत कर ली। बाबा मुझे जॉब करनी है, अनाया ने धीमे लहजे में असद साहब के पाँव दबाते हुए कहा। हैं? क्यों गुड़िया, तुम्हें जॉब की क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की कमी है? असद साहब हैरान थे। बाबा बस मुझे टीचिंग करना है, मेरा BSc का रिज़ल्ट भी आ गया है और वैसे भी सारा दिन घर में बोर होती हूँ, प्लीज़ ना बाबा, मिन्नत भरी लहजे में बोली। अच्छा मेरी गुड़िया कर लेना, मगर कहाँ करनी है जॉब, कौन से स्कूल में, ये तो बताओ। ये सारे ना काम से भागने के तरीके होते हैं। अब वो भी बहनें चली गई हैं तो वो बोरियत का बहाना बना के घर से भाग रही है कि चलो घर के काम नहीं करने पड़ेंगे। वो बाबा जिसमें सिद्रा जॉब करती थी वहीं पर। असल में सिद्रा ने जॉब छोड़ दी है ना, तो इसने मुझे कहा कि मैं वहाँ अप्लाई करूँ। नहीं इन्हें तफसीलात बताते हुए बोली। अच्छा चलो ठीक है, कर ले मेरी गुड़िया अपना शौक़ पूरा। असद साहब ने इसे इजाज़त देते हुए कहा। ओह थैंक यू सो मच बाबा। वो खुशी से झूम उठी। तो फिर मैं कल इंटरव्यू देने जाऊँ ना? हाँ हाँ ज़रूर जाओ, इल्म बांटना बहुत अच्छी बात है। उन्होंने इसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। एक आपने इसे बहुत सर चढ़ा रखा है। फ़ायज़ा बेगम को जब इसके जॉब करने का पता चला तो असद साहब पे गुस्सा हुई। खैर है फ़ायज़ा बच्ची है, इसे शौक़ है, पूरा कर लेने दो।
असद साहब बोले, ऐसे उल्टे सीधे शौक़ पाले हुए हैं आपकी साहबजादी ने, घरदारी की अलिफ बे तक नहीं आती। चलिए मोहतरमा उस्तानी गिरी करने, वक्त के साथ साथ सब सीख जाएगी। तुम इसकी फ़िक्र करना छोड़ दो और गर्मा गर्म चाय पिला दो 1 कप मुझे। आप ना मेरी बात कभी सीरियस लेना ही मत, गुस्से से बोली, जबकि असद साहब हंसती है। मे आई कम इन सर? अनाया ने दरवाज़ा नॉक करते हुए कहा। इस वक्त वो इंटरव्यू देने आई थी। यस कम इन प्लीज़। इसे सर उठाकर देखा और वहीं फ्रीज सा होकर रह गया। अस्सलाम वालेकुम सर। अनाया ने सलाम किया और इसने चौंक कर इसे देखा। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज़ सिट। थैंक यू सर। ये मेरी सीवी। फ़ायज़ा ने फ़ाइल आगे बढ़ाते हुए कहा। नाइस। सो मिस अनाया, पहले कहीं जॉब की है आपने? फ़ाइल देखकर बोला, जी नहीं। व्हाट, आपने इससे पहले कहीं जॉब की ही नहीं? मतलब आपके पास कोई तजर्बा ही नहीं? हैरान होते हुए बोला। तो सर इसमें इतना हैरानी वाली क्या बात है? काम करने से ही तजर्बा आता है, ये कॉमन सेंस की बात है। ज़रा गुस्से से बोली। ओ कूल डाउन मिस, आई नो आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। अपनी मुस्कुराहट दबाता बजाय संजीदा लहजे में बोला। रियली, थैंक यू सर। खुशी से बोली और बाहर की जानिब चल दी, जबकि सिकंदर हैरान सा था। लड़की जिसने पिछले कुछ दिनों से इसकी नींद हराम की हुई थी, आज खुद चलकर इसके पास आई थी। किस्मत के इस हसीन मिलन पर वो बहुत खुश था, न चाहते हुए भी इसके बारे में सोचे गया। मीर सिकंदर अली शहर के मशहूर बिजनेसमैन मीर हैदर अली का इकलौता बेटा था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता। अपने बाप के बिज़नेस को संभालने के साथ साथ वह एक प्राइवेट स्कूल बहुत खुशनुमा से चला रहा था, जो कि इसकी माँ का ख्वाब था। साइमा बेगम खुद भी कभी कभार स्कूल का चक्कर लगा लेती थी, जबकि इस काम में इसका बाप भी इसके साथ था। हाँ तो बरखुरदार, कैसा चल रहा है तुम्हारा स्कूल? एक शाम दोनों बाप बेटा फुर्सत से लॉन में बैठे थे, तब हैदर अली ने पूछा। बहुत अच्छा जा रहा है पापा, चाय पीते हुए बोला। गुड। कल तुम्हें असद एंड कंपनी की फ़ाइल दी थी, तुमने देख ली है थी? जी पापा, मैंने चेक कर ली थी। मुझे लगता है कि हम इनके साथ डील कर लेनी चाहिए, राय देते हुए बोला। हाँ मुझे भी यही लगता है। तो कल दोपहर आ जाना, मीटिंग रख लेते हैं सुबह। नहीं पापा, कल सुबह तो नहीं, क्योंकि कल स्कूल में स्टाफ मीटिंग है। आप ऐसा करें, लंच के बाद की टाइमिंग देख लें। ओके, फिर 3 बजे ठीक रहेगा। परफेक्ट, सिकंदर बोला। खुशकिस्मती से अनाया को स्टाफ अच्छा मिल गया, सब बहुत अच्छे थे। पहले ही दिन वो सबसे घुल मिल गई। हेलो, कैसे हो सब के सब? रिफत ने स्टाफ रूम में दाखिल होते हुए कहा। स्टाफ रूम में इस वक्त सिर्फ फ़रा और अनाया ही थी। हम तो सब ठीक है, तुम सुनाओ कैसी रही शादी? फ़रा ने कहा, जबकि अनाया ने सर उठाकर एक नज़र इसे देखा। बहुत अच्छी, बहुत इंजॉय किया। रिफत बोली। वाओ, न्यू फेस। अनाया की तरफ मुड़ते हुए बोली। हाय, मैं अनाया, 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। मुस्कुराते हुए तारुफ करवाया। मैं रिफत, और मैंने गालिबन 2 साल पहले ज्वाइन किया था। इस तारुफ पे अनाया मुस्कुरा दी। वाह, तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है, इनफैक्ट तुम खुद भी बहुत खूबसूरत हो, रिफत ने कहा। तो अनाया के साथ साथ फ़रा भी मुस्कुरा दी। यार ये बात इसे तकरीबन सभी कह चुके थे। फ़रा ने बताया। हाँ तो सच बात कहना ही चाहिए, रिफत बोली। अब इतनी ज़्यादा तारीफ भी मत करो, और इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ दुनिया में, मुझसे भी खूबसूरत लोग भरे पड़े हैं। अनाया बोली। होंगे, मगर तुम हमारे पूरे स्टाफ में सबसे ब्यूटीफुल हो, रिफत बोली। तो फ़रा ने भी तईद में सर हिलाया। अच्छा जी, थैंक यू। इनकसारी से बोली। वेलकम, तो हम फ्रेंड्स हैं ना? रिफत हाथ आगे करती बोली, जैसे अनाया ने खुश दिली से थाम लिया। फ्रेंड्स, चलो जी, हो गई इसकी सबसे दोस्ती। फ़रा बोली तो अनाया मुस्कुरा दी। असद इंसारी और मीर हैदर अली की बिज़नेस डील बेहद कामयाब रही थी। दोनों बहुत ही कम वक्त में अच्छे पार्टनर और दोस्त बन चुके थे। दोनों फैमिलीज़ का अक्सर एक दूसरे के घर आना जाना था, जबकि साइमा बेगम ने अनाया को पहली नज़र देखते ही अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था। वो प्यारी मासूम सी लड़की पहली नज़र में ही इनके दिल में उतर गई थी। मैंने अपने बेटे को डिस्टर्ब तो नहीं किया? साइमा बेगम ने दरवाजे में खड़े होकर पूछा। अरे मम्मा, बिल्कुल नहीं। आए, आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? सिकंदर जो फाइलम में सर दिए बैठा था, अपनी माँ की आवाज़ पे चौंका। मैंने सोचा कि अपने बेटे से ज़रा इजाज़त ले लूँ। प्यार से इसके सर पे हाथ फेरती इसके बराबर आ बैठी। किस चीज़ की इजाज़त मम्मा? भाई, तुम्हें कैद करने की इजाज़त। मुस्कुरा कर बोली। क्या मतलब मम्मा? नासमझी से बोला। मैंने अपने प्यारे से बेटे के लिए लड़की पसंद की, अगर इजाज़त हो तो बात आगे बढ़ाऊं? इसकी आंखों में देखती बोली। जबकि शादी की बात पे सिकंदर की नज़रों के आगे अनाया का नाजुक सरापा घूम गया और वो धीरे से मुस्कुरा दिया। ओए होए, मेरा बेटा शर्मा रहा है? इसकी मुस्कुराहट देखकर बोली। नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर इजाज़त है मुझे अपनी बहू घर लाने की? मम्मा, आपको इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस हुक्म दिया करें। और जहाँ तक मेरी शादी की बात है, तो आपको पूरा इख्तियार है अपनी बहू सेलेक्ट करने का। इनके हाथ अपने मजबूत हाथों में लेकर बोला। जीते रहो, अगर तुम्हें कोई पसंद हो तो बताओ बेटा, क्योंकि शादी तो आखिरकार तुम्हें ही करनी है ना?
नहीं मम्मा, मुझे आपकी पसंद पे पूरा भरोसा हो। चाहते हुए भी न जाने क्यों इन्हें अनाया के बारे में ना बता सका। जीते रहो, खुश रहो। इसके माथे पे अपनी ममता की मेहर सब सब्त करते हुए बोली। इनके जाने के बाद वो अनाया के ख्यालों में खो सा गया। सुबह जब स्कूल पहुंचा तो अपने टेबल पर अनाया का रेजिग्नेशन लेटर देखकर चौंका। मिस अनाया को भेजो ज़रा, पीएन को बोला। मे आई कम इन सर? यस प्लीज़ कम इन, इसे देखते हुए बोला। लाइट पिंक कलर में वो बहुत ही मासूम लग रही थी। इसी लम्हे में सिकंदर अली को अपना दिल इसके लिए धड़कता महसूस हुआ। इसने फैसला कर लिया कि आज जाकर वो साइमा बेगम इस लड़की के बारे में बता देगा। प्लीज़ बैठें। अब बताना पसंद करेंगी कि आपने रिज़ाइन क्यों कर रही हैं? इसके चेहरे को नज़रों में समोते हुए बोला, एक्चुअली सर मेरी शादी होने वाली है तो इसलिए। नज़रें नीचे किए बहाना करते हुए बोली, क्योंकि वो जानती थी अगर इसने इस स्कूल से दिल फिर जाने और शौक़ पूरा होने का बताया तो यकीनन वो इसे जॉब छोड़ने नहीं देगा। व्हाट, तुम शादी कैसे कर सकती हो? वो भड़क उठा। अभी अभी तुम इसका दिल इस लड़की की मोहब्बत में झुका था। दूसरी तरफ अनाया इसके इस तरह चलाने पर डर सी गई। आई एम सॉरी, ओके आप जा सकती हो, मामले की नज़ाकत महसूस करके बोला, जबकि अनाया ने वहाँ से खिसक जाने में ही आफिया जानी। तुम कैसे कर सकती हो किसी और से शादी? कैसे? सारा गुस्सा दीवार पे मुक्के बरसाते हुए निकाला। जब एक इंसान किसी को पसंद करता है ना तो दिल करता है बस वो ही आंखों के सामने हो और उसी से ही शादी हो। लेकिन जब ऐसा ना हो तो जाहिर सी बात है वक्ती तौर पे तो इंसान गुस्सा ही होता है ना। मुबारक को भी भाई बहुत बहुत। घर आई तो मलिहा और सालिया पहुंच हुई थी। दोनों ने से गले लगाकर मुबारकबाद दी, जबकि फायजा बेगम भी इसे देखकर मुस्कुराई जा रही थी। हैं, किस बात की मुबारकबाद? जो वो हैरान थी। लो भाई, ये तो वही बात हो गई, जाने न जाने गुली न जाने, बाग तो सारा जाने है। सालिया बोली तो सब हंस दी। अनाया ना समझी से सबको देखी गई। तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है? मलिहा खुशी से बोली। क्या? क्यों? मेरी शादी क्यों? मेरी शादी कैसे हो सकती है? हैरान थी। जैसे हमारी हुई वैसे ही तेरी होगी, सिंपल। सालिया बोली। अम्मी आप देखें ना बच्चों को क्या बोल रही है। किचन में खड़ी फायजा बेगम आकर बोली, बिल्कुल ठीक बोल रही है मेरी शहजादी, बेटी की शादी है 10 दिन में। इसकी गाल को प्यार से थपथपाते हुए बोली, जबकि अनाया एक निगाह डालकर कमरे की जानिब चल दी। फायजा बेगम से जब साइमा बेगम ने अनाया का हाथ मांगा तो उन्होंने बिना देर किए हाँ कर दी। अपनी बेटी और तरबियत पे इतना भरोसा तो था ही कि वो कभी इनकार नहीं करेगी। जबकि अनाया हैरान थी, वो तो आज झूठ बोल के जॉब छोड़ आई थी, यहाँ इसका वही झूठ सच बनकर इसके सामने खड़ा था। इसने एक मशरी लड़की की तरह सर झुका दिया था। इधर सिकंदर का बुरा हाल था। वो पहली लड़की थी जो एक पल में इसके दिल की दुनिया पलट गई थी। चाहने के बावजूद भी वो इसे अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। अजीब बेबसी थी। इधर साइमा बेगम ने जब इसे 10 दिन में इसकी शादी का अंदिया दिया तो अपनी माँ की खुशी के आगे इसने अपना दर्द बेहद छोटा लगा। इसने सोच लिया था कि आने वाली लड़की वो पहले ही दिन सच बता देगा, फिर चाहे वो इसके साथ रहे या इसे छोड़ जाए। ये तो तय है कि मैं मीर सिकंदर अली कभी इस लड़की से मोहब्बत नहीं कर पाएगा। सिकंदर ने तकलीफ से सोचा और दूर कहीं तकदीर इसकी सोच पे मुस्कुरा दी। दोनों घरों ने शादी बेहद सादगी से करने की पॉलिसी पे अमल किया। ठीक 10 दिन बाद अनाया दुल्हन बनकर इन्सारी हाउस से पिया के घर से उधार गई। इस वक्त वो शानदार से रूम में, जो कि बहुत मेहनत से सजाया गया था, बैठी अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ सिकंदर बज़ाहिर हंसते मुस्कुराते दोस्तों के बीच खड़ा अपनी मोहब्बत को सोचे जा रहा था। उफ अम्मी बस भी करें, 7 समुंदर पार थोड़ी ना गई है, इस शहर में है। सालिया ने रोती फायजा बेगम को तसल्ली देते हुए कहा, जो अनाया के रुखसत होने पर रोई जा रही थी। ऐसा ही होता है माँओं का दिल, जब नज़दीक होती हैं तो डांटती रहती हैं, जब दूर चली जाती हैं तो रोती हैं। भाई मुझे तो तुम्हारी माँ की समझ नहीं आती। पहले मेरे कान खाती रहती थी कि शादी कर दो, उम्र गुजर रही है, अब जब कर दिया तो भी बर्दाश्त नहीं। ऐसा साहब बोले तो सालिया और मलिहा हंस दी, जबकि सूसू करती फायजा बेगम ने इन्हें घूर कर देखा। हाँ, आपको तो बस यही कहेंगे ना, मैं बहुत जालिम माँ हूँ, बोलकर फिर से सूसू करने लगी। अरे मैंने ऐसा कब कहा? तुम बताओ बच्चों, मैंने ये कहा? असद साहब मासूमियत से बोली और मलिहा और सालिया ने हंसते हुए ना में गर्दन हिलाई। इसी तरह कुछ बातों के बाद मलिहा और सालिया भी अपने अपने मजाजी खुदाओं के साथ अपने घर चली गईं। कमरे का दरवाज़ा खुला और बंद हो गया। अनाया का दिल धड़क सा गया। एक अनजाना सा अनदेखा शख्स सिर्फ 10 दिनों में इसकी ज़िंदगी भर का साथी बन गया था। दिल में लाखों अरमान लिए लंबे से घूंघट में वो मुस्कुरा दी। तभी वो एक हारे हुए जुबारी की तरह इसके बराबर धैस आ गया। अनाया को हैरत हुई, ये मम्मा ने तुम्हारे लिए दी हैं, पहन लो, तुम्हारी मुँह दिखाई है। वो बेहद खूबसूरत कंगन इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। अनाया ने कांपते हाथों से थाम लिए। सुनो, तुमने कभी मोहब्बत की है?
सवाल पूछा गया। अनाया के नफ़ी में सर हिलाने पे वो हंसा। अच्छा किया जो नहीं की। एक राज की बात बताऊं तुम्हें? चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, मैंने की है मोहब्बत। नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे हो गई है मोहब्बत, बस वो मेरी ना हो सकी। अल्लाह, हारे हुए लहजे में बोला और अनाया के अंदर छन से कुछ टूटा। किस्मत भी कभी कभी कितने अजीब खेल खेलती है ना, जिसे हम चाहते हैं इसे हमसे छीन कर एक नापसंदीदा इंसान को हमारी ज़िंदगी में शामिल कर देती है, और हम महज अपने बड़ों की खुशी की खातिर इस शख्स को बर्दाश्त करने में मजबूर हो जाते हैं। ये सब वो सिर्फ इसे सुना रहा था, जबकि वो मुश्किल से आंसू जब्त की खामोशी से इसकी बातें सुन रही थी। चलो सो जाओ तुम, बहुत रात हो गई है, मैं नीचे सो जाऊँगा, तुम यहाँ आराम से सो जाओ, उठते हुए बोला, जबकि अनाया टूटे दिल की करचियाँ से बैठने लगी। यार कम से कम घूंघट तो उठा के देख लेता तू। अपना बिस्तर ज़मीन पे सेट करके लाइट ऑफ कर दी। वो चेंज करने और जी भर के रोने की गर्ज से वॉशरूम की जाने बढ़ गई। अच्छी तरह रो धोकर और चेंज करके जब वो वापस आई तो वो सो रहा था। एक निगाह डालकर वो चौंकी। स्कूल प्रिंसिपल सिकंदर सर? वो बड़बड़ाई। ओह तो मीर सिकंदर अली, मैं आप पे थोप दी गई हूँ ना, पसंदीदा शख्स हूँ। दुख से सोचा, साथ ही आंखें फिर भर गई आईं। ढीले ढाले से ब्लैक ड्रेस में बाल खोले बिना मेकअप के दुपट्टे से बेनियाज वो बेहद हसीन लग रही थी। एक नज़र सामने पड़े कंगन को देखा। दिल दिल दुख से भर गया। अपना बिस्तर सेट करके खामोशी से जाकर लेट गई। आंसू एक बार फिर से इसका तकिया भिगोने लगे। दिल भर के रोने के बाद इसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ तो पानी पीने के लिए उठ गई। अंधेरे में साइड टेबल पर गिलास ढूंढने लगी। तभी ठा की आवाज़ ने कमरे की खामोशी को तोड़ा। अनाया लाइट ऑन करने के लिए जूं ही ज़मीन पे बिखरे कांच के अनगिनत छोटे बड़े टुकड़े इसके नरम मुलायम पाँव में घुसते चले गए। अच्छा, और मार्बल के सफ़ेद फर्श को सुर्ख कर गए। उफ अम्मी, शदीद तकलीफ से इसके मुंह से निकला और वहीं फर्श पे कुछ फासले पे बैठती चली गई। गिलास गिरने की आवाज़ पे सिकंदर चौंका, मगर उठने की जहमत गवारा नहीं किया। अब इस आवाज़ पे पट से आंखें खोल दी और उठकर लाइट ऑन कर दी। रोशनी होते ही अनाया ने आंखें मीच ली, जबकि सिकंदर की आंखें हैरत से बाहर उबल आई। अनाया तुम? वो हैरान भी था और खुश भी। तभी इसकी निगाह फर्श पे बिखरे कांच से होती इसके पाँव पर पड़ी, जहाँ से खून बहुत दरिया दिली से बह रहा था, जबकि पाँव पकड़े रोई जा रही थी। माय गॉड, अनाया सब कैसे पागल लड़की से एहतियात से सहारा देकर सामने पड़ी कुर्सी पे बिठाया और इसके पाँव का जायज़ा लेने लगा। मेरे खुदा, ये तो बहुत से टुकड़े चुभ गए हैं, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। इसे उठाते हुए बोला, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझसे चला भी नहीं जा रहा। रोते हुए बेबसी से बोली। सिकंदर के दिल को कुछ हुआ। डोंट वरी, मैं हूँ ना, उठा के ले चलूँगा, आओ। इसे उठाने के लिए आगे बढ़ा। चादर इसे उड़ाई और आगे बढ़कर बाजुओं में भर लिया। छोड़े मुझे नहीं जाना आपके साथ, छोड़े। वो इसके मजबूत बाजुओं में मचल सी गई। आंसू बदस्तूर इसकी आंखों से जारी थे। वो शख्स जो चंद घंटे पहले इसे अपनी मोहब्बत की दास्तान सुना रहा था, यहाँ तक इसे छूना भी गवारा नहीं किया था, अब इससे इतनी ही हमदर्दी जता रहा था। इसका दुख कुछ और बढ़ गया। चुप, एकदम चुप। अब अगर तुम्हारी आवाज़ आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? एकदम इसका पारा हाई हो गया। जबकि अनाया सहम सी गई, वैसे गुड़िया की तरह उठाए दरवाजे की जाने बढ़ गया। वो इसे एक बहुत बड़े हॉस्पिटल ले गया, जहाँ डॉक्टर ने इसके दोनों पाँव से एहतियात से कांच निकाल के और टांके लगाकर पट्टी कर दी। दर्द कम करने वाली दवाओं के साथ ही से 3-4 दिन तक चलने फिरने से भी मना कर दिया। वापसी पे भी वो इसे गोद में उठाए वापस आया। आधी रात की इस पर गोया हॉस्पिटल में ज़्यादा रश नहीं था, फिर भी बहुत सी नर्सेज ने इन दोनों को मायनी खेज निगाहों से देखा, मगर सिकंदर को परवाह न थी। कुछ खाया था तुमने? इसे बेड पे लिटाते हुए बोला और इनाया ने नाम में सर हिलाया। यह तकलीफ़ अब भी थी, मगर पेन किलर इंजेक्शन की वजह से पहले से काफ़ी कम थी। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। इसे हैरान छोड़कर किचन की जानिब चल दिया, जबकि अनाया दोगले शख्स को हैरत और दुख से सोच रही थी। आंसू एक बार फिर पलकों की हदें तोड़कर बाहर आ गए। दूसरी तरफ सिकंदर ने इसे इस वक्त मुलाजमों को जगाना मुनासिब ना समझा और खुद ही दूध और ब्रेड लेकर वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। वापस आए तो वह बेखबर सो रही थी। शायद इंजेक्शन का असर था, इसने सोचा, और ट्रे साइड पे रखी। कांच के टुकड़े फर्श पे साफ किए, वादा फिर से न लग जाए। इन सब कामों से फारिग होकर वो इसके बराबर आ बैठा। दोपहर से इसका मेहंदी से सजा हाथ अपने हाथों में लिया। आई लव यू अनाया, बेसाख्ता हाथ अपने लबों से लगाया। सोते वह बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। सिकंदर बेखुद से इसे देखे गया। इसका दिल बार बार बस एक ही बात दोहरा रहा था, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। सिकंदर सुबह उठा तो अब तक बेखबर सो रही थी। इसने इसके पाँव का जायज़ा लेकर और एक प्यार भरी नज़र डालकर वॉशरूम का रुख किया।
वापस आया तो वो जाग चुकी थी और साइमा बेगम परेशान सी इसके पास बैठी थी। इसे आता देखकर बोली, सिकंदर बेटा ये सब क्या है, मुझे जगा देते तुम आकर, मैं चलती तुम लोगों के साथ हॉस्पिटल। हद करते हो तुम भी। अनाया ने इन्हें मुख्तसर अपने ज़ख्मी होने का किस्सा बता दिया और वो हकीकत में परेशान हुई थी। इट्स ओके मम्मा, मैं ले गया था और दवा भी ले आया था। इन्हें परेशान देखकर जल्दी से बोला, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना बच्चे? ममता भरे लहजे में पूछा और इसकी आंखें भर आईं। बमुश्किल जब्त करके बोली, नहीं मम्मा मैं ठीक हूँ। शिकवा भरी निगाह सामने खड़े सिकंदर पर डाली। रात की सारी बातें दिमाग में घूम गईं, जबकि सिकंदर इसकी इन नज़रों का मतलब ना समझ सका और कन्फ्यूज सा इसे देखने लगा। नाया ने नज़रों का जाविया बदल लिया। जब ये शख्स इसका दिल मेरा नहीं तो इसे देखने का हक भी मेरा नहीं, दुख से सोचा। अच्छा तुम बस फ्रेश हो जाओ और आराम करना, मैं तुम दोनों का नाश्ता यहीं भिजवा देती हूँ। ओके ओके मम्मा, और प्लीज़ ये ट्रे ले जाएं, रात में अनाया के लिए लाया था मगर ये सो गई थी। अनाया के कुछ कहने से पहले ही वो ट्रे साइमा बेगम को पकड़ाते हुए बोला और वो मुस्कुराते हुए ट्रे थामकर बाहर की तरफ रवाना हो गई। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? साइमा बेगम के जाने के बाद इसके पास आकर पूछा। कितनी देर से जब्त शुदा आंसू बह गए। अनाया क्या हुआ, रो क्यों रही हो, दर्द हो रहा है? इसकी आंखों में आंसू से किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं थे और अनाया का दिल चाह के कह दे इससे कि हाँ वो बहुत दर्द हो रहा है, पाँव से ज़्यादा दिल में। मगर ये सारी बातें वो बस सोच के रह गई। नहीं ठीक हूँ मैं, उठते हुए बोली। अरे क्या कर रही हो, डॉक्टर ने मना किया था ना चलने से? इसे उठता देखकर बोला, मुझे फ्रेश होना और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसे इसकी हमदर्दी दिखाने पे उलझन होने लगी। नहीं हो तुम ठीक, और चलो मैं तुम्हें वॉशरूम लेकर चलता हूँ। इसके लाख ना करने के बावजूद भी सिकंदर ने आगे बढ़कर इसे गोद में उठा लिया। अच्छे से हाथ मुँह धो लो, फिर मुझे आवाज़ दे देना, मैं बाहर ही खड़ा हूँ ओके? अनाया ने इसे नचाते हुए भी सर हिला दिया और फिर वो इसे वापस भी इसे एहतियात से उठाकर ड्रेसिंग टेबल तक लाया। अनाया समझ न सकी ये हमदर्दी है या कुछ और। चलो आप जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं अभी आता हूँ, इसे आईने के सामने बिठाते हुए बोला और मुसलसल चीखते हुए मोबाइल फ़ोन को उठाते बाहर निकल गया। अनाया ने एक नज़र खुद को सामने लगे शीशे में देखा। रोने की वजह से इसकी आंखें सूज गई थी, फिर भी इसको सोगवार सा हुस्न मानिद ना नहीं पड़ा था। नहीं, मैं ऐसा चेहरा लेकर अम्मी बाबा के सामने नहीं जाऊंगी। इनको कभी एहसास नहीं होने दूंगी कि इनके गलत फैसले का, कभी भी नहीं। अनाया ऐसा तुम इस शख्स के लिए नापसंदीदा हो, मगर इस बात का एहसास मैं अपनी अम्मी बाबा को कभी नहीं होने दूंगी। आंखों में आए आंसू बेदर्दी से रगड़ते हुए सोचा और बुर्श उठाकर मेकअप के नीचे अपने दर्द को छुपा लिया। बालों को सुलझा के फारिग हुई थी कि सिकंदर मुस्कुराता हुआ मोबाइल फ़ोन हाथ में लिए अंदर दाखिल हुआ। मोबाइल फ़ोन और इसकी मुस्कुराहट अनाया को बहुत कुछ समझा गई, जबकि सिकंदर इसे देखकर फ्रीज सा हो गया। रेड कलर के ड्रेस में लाइट सा मेकअप किए बालों को खोले वो इसके ईमान को आजमाइश में डाले हुए थी। दरवाजे पे दस्तक हुई तो सिकंदर ने चौंक कर दरवाजे की सिमत देखा, जहाँ मुलाजमा नाश्ते की ट्रे सजाए खड़ी थी। साहब जी ये नाश्ता, हाँ ये वहाँ रख दो। और वो ट्रे रख कर खामोशी से पलट गई और वो नाया को उठाने के लिए आगे बढ़ा। मैं खुद चल सकती हूँ, एकदम से पीछे होते हुए बोली। श्योर? हाँ। वो तकलीफ जब्त करते एड़ियों पे चलकर बेड तक पहुँची। चलो आप जल्दी से नाश्ता करो, फिर मेडिसिन भी खानी है। वैसे एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा था और नाया को इसके इस अंदाज से उलझन होने लगी। नाश्ते के दौरान मुसलसल अपने चेहरे पर नज़रों की तपिश महसूस करती रही, मगर एक बार भी नज़र उठाकर न देखा। ब्लाश हुआ बहुत खूबसूरत था, मर्दाना वजाहत का मुकम्मल चाहेगा, मगर इसका ना था तो किस हक से देखती? हक तो इसका था जिससे अभी कुछ देर पहले गुफ्तगू करके आया था, दुख से सोचा। दूसरी तरफ सिकंदर इसकी इस खामोशी का मतलब ना समझ सका। अपनी खामोशी में वो बोले गए अल्फाज बिल्कुल भूल चुका था। अब उलझा सा इसका रवैया समझने की कोशिश कर रहा था। अनाया क्या बात है, तुम खुश नहीं हो क्या? इसका नाजुक सा मेहंदी से सजा हाथ थामते हुए बोला। ये सवाल आप खुद से पूछे तो आपको आपके सवाल का जवाब खुद ही मिल जाएगा। नजरें बदलते तो नीचे चुभते हुए लहजे में बोली। सिकंदर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि दरवाजे पे दस्तक हुई। अनाया दरवाज़ा खोला और फायजा बेगम का चेहरा नमूदार हुआ। क्या हुआ मेरी जान, ठीक हो ना? तुम बेटी की माँ थी आखिर। अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। बाबा नहीं आए क्या? तसल्ली देते हुए ऐसा साहब का पूछा। आए हैं, तुम्हारे बाबा भी बाहर हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। क्या? सिकंदर बोला। अरे वालेकुम अस्सलाम बेटा, माफ़ करना, इसका सुनकर परेशान हो गई थी, ध्यान ही नहीं रहा। कैसे हो तुम? इसके सिर पे प्यार से हाथ फेरते हुए बोली। मैं ठीक हूँ, और आंटी आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, इसकी मैं हूँ ना, सादतमंदी से बोला। अनाया ने इस दोगले इंसान को हैरत से देखा। जीते रहो, खुश रहो, इसे दिल से दुआ दी। अच्छा आंटी आप बैठे, मैं अंकल को भी यहीं भेज देता हूँ, इसे देखता हुआ बोला, जबकि फायजा बेगम ने सर हिलाया और फिर सब खुशी खुशी से मिल वापस गए और सबसे अपने जज्बात, एहसासात और दुख छुपाने में कामयाब रही थी। 3 दिन बाद वलीमे का फंक्शन भी था। वलीमे का इंतज़ाम घर के वसी वारिस लॉन में किया गया था
और ऑरेंज कलर का हल्के से काम वाला फ्रॉक, नाजुक सी ज्वेलरी, लाइट सा मेकअप और सलीके से सेट किए गए दुपट्टे के साथ शानदार स्टेज पे बैठी वो हर देखने वाले को दूसरी नज़र डालने पे मजबूर कर रही थी। जबकि इसके बराबर बैठा सिकंदर 3 पीस सूट में मलबूस मर्दाना वजाहत का पैकर लग रहा था। दोनों की जोड़ी हकीकी मायनों में चांद सूरज की जोड़ी लग रही थी। फ़ायज़ा और साइमा बेगम दोनों आते जाते दोनों की बलाएं ले रही थी। शादी जितनी सादगी से हुई थी अब वलीमा उतना ही शानदार था। शहर भर से बड़े बड़े बिजनेसमैन मौजूद थे। सिकंदर किसी काम से यूं ही उठ कर गया और आसपास खड़ी अनाया की स्कूल स्टाफ फ्रेंड जिसके पास पहुंच गई। बहुत बहुत मुबारक हो यार, बहुत प्यारी लग रही हो। फ़रा ने फिर बारी बारी सब ने सच्चे दिल से इसकी तारीफ़ की और इसे मुबारकबाद दी। वाह आनी, तुम तो बड़ी सोशल हो। इतनी सारी फ्रेंड्स मलिया सालिया ने आकर कहा और सबके साथ साथ अनाया भी मुस्कुरा दी। इससे कुछ फासले पर खड़े सिकंदर को अपने इर्द गिर्द बाहर से महसूस हुई। ये मेरी आप ही हैं सालिया। सबसे इसका तारुफ कराया और आप ही ये स्कूल स्टाफ है मेरा। और फिर इसने बारी बारी सबका तारुफ करवाया। चलो भाई तुम लोग बातें करो, मैं अभी आई, ये कहकर स्टेज से उतर गई। सो स्वीट ना। निकत ने कहा, हाँ यार तुम्हारी पूरी फैमिली बहुत क्यूट है यार। रिफ़त कहाँ पीछे रहने वाली थी। थैंक्स। अनाया मुस्कुरा दी। वैसे हमारे सर भी बहुत स्वीट, क्यूट एंड डैशिंग है। क्यों अनाया, ठीक कहा ना। अनिमशा ने आंख मारकर कहा। इस बात पे सब हंसी जबकि अनाया हजल सी सबको देखे गई और फिर इसकी नज़र सिकंदर पे पड़ी जो अपने दोस्तों के साथ खड़ा है, किसी बात पे मुस्कुरा रहा था। दुख से इस दोगले आदमी को देखा जिसके दिल में कुछ और था और चेहरे पे कुछ और। रात सिकंदर रूम में आया तो वो सो चुकी थी। पूरा दिन बहुत बिजी गुजरा। कितने लम्हे वो इस लड़की को देखता रहा जो न जाने कब इसके दिल की मंडीर पे बड़ा जमान हो गई थी और इस हसीन इत्तेफाक के इसकी हम सफ़र भी बन चुकी थी। एक बात वो अब तक नहीं जान पाया था, कोई इसे इतनी खिंची खिंची और दूर दूर क्यों रहती है। अगले कुछ दिन दावतों का सिलसिला चलता रहा। इस वक्त भी वो दोनों मलिहा और सालिया के घर दावत पे मौजूद थे। बहुत मज़ेदार खाना था, ज़रूरत से ज़्यादा ही खा लिया मैंने तो। खाने से फारिग होकर सब लाउंज में आकर बैठे तो सिकंदर ने कहा, भाई हमारी बेगम खाना ही इतना टेस्टी बनाती हैं। अरसलान ने मलिहा की तरफ देखते हुए कहा, एक्सक्यूज़ मी अरसलान भाई, मेरी मेहनत भी शामिल थी। सालिया इस नाइंसाफ़ी पे चिल्ला उठी। इस अंदाज पर बोलने पर वहाँ मौजूद सब लोग हंस दिए। हाँ भाई मेरी वाइफी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। सलमान अपनी बीवी की साइड लेता हुआ बोला। अच्छा बाबा, दोनों के हाथों में बहुत जायका है। खुश। अरसलान ने दोनों की तारीफ़ की। हाँ ये हुई ना बात। सालिया बोली, वैसे सिकंदर भाई आप इसके हाथों की चाय ज़रूर पीना, बहुत स्ट्रॉन्ग चाय बनाती है। सालिया ने मायने खेज नज़रों से अनाया को देखा जबकि इसने बेचैनी से पहलू बदला और सब ने सालिया की तरफ देखा। सच्ची। सिकंदर ने अनाया की तरफ देखकर कहा, आपो प्लीज़ ना। मुल्तजी लहजे से बोली, मगर वो सालिया ही क्या जो बाज आ जाए। चाय का पूरा किस्सा सुना दिया और पूरा लाउंज कैकों से गूंज उठा जबकि अनाया जल्द सी नज़रें झुकाए बैठी रही। सिकंदर पूरा टाइम इस नज़रों के सार में लिए बैठा रहा और फिर कुछ वक्त मज़ीद गुजार कर वो दोनों घर की जानिब रवाना हो गए। पूरा रास्ता वो आंसू ज़ब्त करती रही। आजकल न जाने क्यों बात बात पे इसकी आंखें भीग जाती थी। शायद अपनी बेवक्ती का एहसास था जो कांच बनकर इसके दिल और आंखों पे चुभता रहता था। मीर हैदर अली और साइमा बेगम उम्रा करने जाने वाले थे। हैदर अली सिकंदर को अहम बिजनेस डील्स के मुतालिक बता रहे थे। तभी साइमा बेगम नाया के कमरे में आई। मैंने अपनी बेटी को डिस्टर्ब तो नहीं किया। दरवाजे पे खड़ी साइमा बेगम ने पूछा। अरे मामा बिल्कुल भी नहीं, आए। वो जो आराम से लेटी हुई थी इन्हें देखकर एकदम उठ बैठी। वो इन्हें अपनी माँ के जैसी ही इज्जत देती थी जबकि साइमा बेगम भी अपनी बेटी जैसा ही प्यार देती थी। जीती रहो। इसके सर पे हाथ फेर कर इसके बराबर आ बैठी। अनाया तुम खुश हो ना बेटा। सिकंदर के साथ इनके लहजे में न जाने ऐसा क्या था। अनाया चौंक कर इन्हें देखने लगी। बताओ बेटा। जी मम्मा मैं खुश हूँ, मसनूई मुस्कुराहट सजाकर बोली। देखो बेटा तुम सिकंदर का ख्याल रखना। अब तुम्हें इसका ख्याल रखना है। इसके काम अपने हाथों से करो और इसके लिए खाना बनाना, इसे टाइम दो। प्यार से बोली। जी मम्मा। और देखो शोहर तभी खुश होता है जब इसकी बीवी खुश हो। तुम समझ रही हो ना बेटा। जी मम्मा फिक्र मत करें, मैं पूरी कोशिश करूँगी। मेरी तरफ से इन्हें कोई शिकायत नहीं होगी। एक पल को अनाया का दिल चाहा इन्हें बता दे कि आपका बेटा किसी और से प्यार करता है, किसी और से शादी का ख्वाहिशमंद था, मगर फिर न जाने क्या सोचकर ना बोल पाई। जीती रहो। बस मम्मा वहाँ जाकर मेरे लिए दुआ ज़रूर करना आप। बेटा माँ का दिल तो हर वक्त अपनी औलाद के लिए दुआगू रहता है। इसे गले लगा कर बोली। और फिर अगले दिन 12 बजे हैदर अली और साइमा बेगम उम्रे के मुबारक सफ़र पर रवाना हुए। माशाल्लाह। हेलो अनाया।
दोनों को एयरपोर्ट छोड़कर इसने अनाया को कॉल की। इसके सर में दर्द था, इस वजह से वो एयरपोर्ट ना आ सकी थी। जी वो बस इतना ही कह पाई। सुनो, ज़रूरी काम से ऑफिस जा रहा हूँ, एक मीटिंग है, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो मुझे कॉल करना, या तो फिर ड्राइवर के साथ डॉक्टर के पास चली जाना। ओके, जल्दी से बोला। ओके। अनाया ने यह कहकर कॉल काट दी। ओह हाँ, ज़रूरी काम, मिलना होगा अपनी इसी मशूका से। पहले मम्मा पापा का डर था ना, अब तो वो भी नहीं। अब तो खुली छूट है अब इस मनहूस आशिकी से प्यार जताने की। जल कर सोचा। दुल्हन बीबी मुलाजमा की पुकार पे अपनी हसीन ख्यालात से बाहर आई। हाँ, क्या हुआ? वो दुल्हन बीबी, आज क्या बनाऊँ खाने में? आज यूँ करो, चिकन कढ़ाई बना लो, कुछ सोच कर बोली। और हाँ सुनो, मुलाजमा जो जाने के लिए पलटी थी, इसकी पुकार पे इससे सवालिया नज़रों से देखने लगी। आज साहब नहीं आएंगे खाने पे, तो तुम यूँ करो कि इनका खाना पैक कर देना, बल्कि जब पैक करने लगो तो मुझे बुला लेना। इसे हदायत देते हुए बोली। जी दुल्हन बीबी, कहकर मुलाजमा किचन की जाने बढ़ गई। बहुत शौक है ना शौहर साहब आपको इश्क आशिकी का, जस्ट वेट एंड वॉच। सामने लगी सिकंदर की मुस्कुराती तस्वीर को उंगली दिखाते हुए बोली और फ्रेश होने वॉशरूम की जाने बढ़ गई। दुल्हन बीबी, कहाँ खाना तैयार है, पैक कर दूँ? इस वक्त वो अपने कपड़े दुरुस्त कर रही थी जब मुलाजमा ने आकर इतला दी। नहीं, मैं पैक कर दूंगी, तुम यूँ करो, ये कपड़े समेट कर रख दो। बेड पर बिखरे कपड़ों की जानिब इशारा करते हुए बोली और खुद किचन की जानिब चल दी। खाना पैक करने से पहले 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर डाला करें आशिकी। अब खुद भी नौश फरमाना और अपनी इस चुड़ैल महबूबा को भी ठुसवाना। मिर्चें मिक्स करते हुए बड़बड़ाई। कुछ चाहिए दुल्हन बीबी आपको? नहीं नहीं, अच्छा मैं साहब के ऑफिस जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगी, टिफ़िन उठाते हुए बोली। एक्सक्यूज़ मी, सिकंदर साहब हैं ऑफिस में? अनाया ने इसकी सेक्रेटरी से पूछा, जो चूँकि वलीमे में इससे मिल चुकी थी सो इसे पहचान गई थी। जी मैम, वो ऑफिस में है, आए मैं आपको ले चलती हूँ, खुश दिली से बोली। और अनाया भी मुस्कुराकर इसके पीछे हो गई। ऑफिस है सर, ये ऑफिस है सर का मैम, एक शानदार कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोली। थैंक यू, मुस्कुराकर इसका शुक्रिया अदा किया। मैं आई कम इन? यस प्लीज़, बिना नज़र उठाए फाइल पर सर दिए बोला। ये खाना लाई थी, ये टिफ़िन टेबल पर पटकती हुई बोली। अरे अनाया, तुम कब आई? तुम्हारी तबीयत ख़राब थी ना, तो ये सब लाने की क्या ज़रूरत थी? बैठो तुम। इसे ऑफिस में देखकर सिकंदर को खुशगवार सी हैरत हुई थी। अभी अनाया ने कुछ कहने को मुँह खोला ही था कि एक बेहद मॉडर्न कपड़ों में मलबूस कदरे सांवली सी लड़की बेतकल्लुफ़ी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। आओ सिकंदर, चलें। सिकंदर को मुखातिब करते हुए बोली थी। अनाया को देखकर इससे ब्रेक लगा। हु इज़ शी? नाक चढ़ाकर अनाया को देखा और सिकंदर से पूछा। माय वाइफ अनाया। अनाया, ये सानिया है, मैनेजर अंकल की बेटी और मेरी बहुत बहुत अच्छी दोस्त। सिकंदर ने दोनों से एक दूसरे का तारुफ करवाया। नाइस, खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। अनाया ने मुस्कुराते हुए यहाँ लफ्ज़ पे जोर देते हुए कहा, जबकि सिकंदर ने चौंक कर इसे देखा। सेम टू यू। अब जब तुम खाना ले आई हो तो यहीं खा लेते हैं, आओ तुम भी बैठो। सिकंदर ने सानिया को फरकी जमू बनाकर बैठ गई। आप लोग खाना खाएं, मैं चलती हूँ। उठकर खड़ी हो गई। नहीं, मैं घर से खा कर आई थी, आपके लिए पैक करके लाई हूँ। अच्छा चलती हूँ, कहकर वो अपनी मुस्कुराहट दबाते दरवाजे की तरफ मुड़ी और बाहर जाकर खड़ी हो गई। कैसी नकचड़ी बीवी है तुम्हारी, सानिया की आवाज़ सुनाई दी। अनाया का दिल चाहे इसका सर फोड़ दे, मगर कंट्रोल कर गई। अब ऐसी भी बात नहीं है, तुम छोड़ो बाकी बात और खाना खाओ। टिफ़िन खोलता हुआ बोला। हाँ हाँ खाओ, फिर तुम्हें नानी की कहानी याद आएगी। पुराई चीज़ की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते, दांत पीसते हुए सोचा। और अगले लम्हे इसे सानिया की चीख सुनाई दी। OMG, इतनी मिर्च, उफ! पानी सिकंदर, पानी सिकंदर तो जैसे पानी की टंकी खोल कर बैठा है ना, जो सिकंदर पानी कर रही है। ओ हाँ, चल कर सोचा और मुस्कुराती हुई बाहर की जानिब बड़ी और चश्म तसव्वुस का बुरा हाल होता देख रही थी। खानी पड़ती हैं इश्क में मिर्चें कैसी कैसी, मुस्कुरा कर सोचती गाड़ी की तरफ बढ़ी जहाँ ड्राइवर इसका मुंतज़िर था। बस ये सीन व्यूवर्स पढ़ के बहुत मज़ा आया। प्लीज़ अल्लाह जी माफ़ कर देना, मुझे पता है मैंने गलत किया, प्लीज़ माफ़ कर दें। इस वक्त वो नमाज से फारिग होकर दुआ मांगने में मगन थी, मगर इस सानिया की बच्ची ने भी तो गलत किया। मेरे शौहर पे डोरे डालने की क्या ज़रूरत थी इसे, और तो मुझे नकचड़ी भी बोल दिया। खुशू खजू से अल्लाह से शिकवा करने लगी थी। सिकंदर न जाने कब आकर दरवाजे से टेक लगा दी चलसी से सुन रहा था। और आपने देखा ना कितनी बेशर्मी से इनका नाम ले रही थी। अच्छा हुआ जो मिर्चें लगी, मगर प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। और इस मनहूस औरत को वॉशरूम में अच्छा मेरे ख्याल से फिसला देना, टांग वांग तोड़ देना इसकी, अल्लाह जी आमीन। सिकंदर के लिए अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, सो वो जल्दी से लाउंज में आ बैठा। तो मैडम जी जल रही थी
चलो थोड़ा सा और जला लेते हैं, मुस्कुरा कर सोचा। चाय लाओ आपके लिए, इसके सर पर खड़ी पूछ रही थी। ब्लैक एंड वाइट ड्रेस में हमेशा की तरह बहुत हंसी लग रही थी। हाँ प्लीज़, एक कप चाय ला दो, इस पर से नज़रें हटाते हुए बोला। अभी इसकी लाई चाय ला ही रही थी जब इसके कानों में सिकंदर के फ़ोन की बेल पड़ी और वो जो सोफे से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठा था चौंक उठा। हाय सानिया, कैसी हो? अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था कि लखियों से अनाया की तरफ भी देखा और चाय लाती हूँ अनाया जी जान से सुलग उठी। हाँ हाँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ से न जाने क्या कहा गया कि सिकंदर का कहका बुलंद हुआ। चाय का कप इसे पकड़ाकर सामने पड़ा मैगजीन उठाकर इसके पीछे कुर्सी पे बैठ गई। हाँ तो ऐसा करो, तुम घर आ जाओ, कल तो वैसे भी ऑफिस का ऑफ है, अंकल से मैं बात कर लूँगा। घर आने की बात पे ने बुरी तरह पहलू बदला। ओके, तो फिर कल का पूरा दिन साथ में स्पेंड करेंगे। मनहूस सूरत, ऑफिस में आराम नहीं आया जो अब घर तक भी पहुंच गई। अल्लाह करे टांग टूट जाए इसकी, दिल ही दिल में इसे कोसते हुए बोली, जबकि सिकंदर सामने लगे आईने में इसके चेहरे को उतार चढ़ाव देखकर एंजॉय कर रहा था। नया बात सुनो, मस्जिद बर्दाश्त न हुआ तो उठकर जाने लगी। तभी सिकंदर ने कॉल बंद करके इसे पुकारा और मुड़कर सवारी नज़रों से इसे देखने लगी। कल सानिया आ रही है तो ज़रा खाने का इंतज़ाम कर लेना अच्छे से, और प्लीज़ मिर्चों पे हाथ हौला रखना। बस ज़ाहिर संजीदा लहजे में बोला, वरना तो इसके तासुरात देखकर इसका दिल कहके लगाने का चाह रहा था। क्यों इसके अपने घर में खाना पानी नहीं मिलता? बेसाख्ता ज़ुबान से निकला और सिकंदर मुस्कुरा दिया। मिलता है यार, मगर कल संडे है ना, तो हमारे साथ गुजारेगी। हंसी जब्त करता हुआ बोला और वो के कहकर रूम की तरफ बढ़ गई। हाय अल्लाह, ये जलता हुआ अंगारा, हंसते हुए सोचा। दूसरी तरफ अनाया रूम में जाकर आंसू रोकने की नाकाम कोशिश करने लगी। चुड़ैल मनहूस, इस वक्त इसे साइमा बेगम शुद्दत से याद आई। मम्मा देखिए अपने बेटे की करतूत, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं। गायबाना तौर पर साइमा बेगम को मुखातिब करते हुए रो दी। नाश्ते से फारिग होकर वो लॉन में बैठी थी जब सिकंदर हाथ में शर्ट था में इसके करीब आया। नाया प्लीज़ ये जल्दी से प्रेस कर दो। शर्ट इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, रजिया को बोल दे। मुलाजमा का नाम लेकर बोली, अरे यार इसे तुमने खुद तो मार्केट भेजा है, इसे याद दिलाते हुए बोला। ओके कर देती हूँ, शर्ट खींच कर बोली और उठकर अंदर की जानिब गई, जबकि सिकंदर इसे मोहब्बत पाश नज़रों से जाते देखता रहा। आई लव यू अनाया, मुस्कुरा कर बोला। उफ़ क्या मुसीबत है, ज़िंदगी में कभी स्त्री को हाथ न लगाने वाली अनाया को जब स्त्री करना पड़ी तो झुंझला उठी और फिर अपने हाथ पे 4-5 इस्त्री के निशान लगवाकर वो एक शर्ट प्रेस करने में कामयाब हुई थी। अनाया ये क्या कर दिया यार? इसे शर्ट पकड़ाते हुए यूं ही सिकंदर की निगाह इसके दूधी हाथों पे पड़ी तो वो चौंक गया। कुछ नहीं, जाकर तैयार हो जा, आपकी मेहमान आने वाली है। हाथ खींचते हुए बोली, चुपचाप यहाँ बैठो। तुम इसे बेड पे बिठाकर खुद दवा ले आया। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना दर्द हो रहा है, दवा लगाते हुए बोला, जबकि अनाया ज़ब्त के बावजूद भी आंसू न रोक पाई। अनाया यार प्लीज़ रो तो मत, इतना पानी कहाँ से लाती हो? इसके आंसू साफ करते हुए बोला। छोड़े, जाकर रेडी हो जाएं आप, उठते हुए बोली और वो जल्दी से उठकर इसके सामने आ गया। नाराज़ हो गया, हाथ बांधते हुए बोला, नहीं मुझे काम है। आंखें रगड़ती बाहर निकल गई, जबकि सिकंदर ठंडी सांस भरकर वॉशरूम की तरफ बढ़ा। 12 बजे के आसपास सानिया टपक पड़ी थी और इसको देखकर अनाया का मूड बुरी तरह ख़राब हुआ था। इस वक्त वो नहाकर लॉन में बैठी धूप सेक रही थी। डार्क ब्राउन मैरून ड्रेस पहने, हल्की सी लिपस्टिक लगाए, गीले बाल आधे आगे की ये हंसी वो बहुत हंसी लग रही थी। ऊपर खड़ी सिकंदर से बहुत बारी से बहुत प्यार भरी नज़रों से देख चुका था। वो इसकी नज़रों से बेनियाज सी अपने बालों से खेल रही थी। चुड़ैल कहीं की अपने घर में कांटे चुभ रहे थे ना, जो टपक पड़ी इधर। सानिया को आता देखकर मुंह में बड़बड़ाई, हाय अनाया कैसी हो? करीब आकर बेतकल्लुफ़ी से बोली, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? बज़ाहिर मुस्कुराकर बोली, मैं भी ठीक हूँ। सिकंदर कहाँ है, नज़र नहीं आ रहा? बराह रास्त पूछा। वो फ्रेश हो रहे हैं, अब चलो अंदर। हाँ चलो। इसके साथ अंदर की जानिब बढ़ गई। बैठो, अब मैं चाय भिजवा देती हूँ आपके लिए। लाउंज में इसे बिठाकर खुद किचन की तरफ बढ़ गई। ओह हाँ, चुड़ैल कहीं की नागिन, दिल में इसकी शान में कसीदे पड़े। रज़िया एक कप चाय लाउंज में भिजवा देना। मुलाजमा को हदायत दी। जी आपके लिए नाश्ता बना दूँ? अनाया ने गुस्से की वजह से सुबह से खाने का बाइकाट किया हुआ था। नहीं मुझे भूख नहीं, तुम चाय लाउंज में दे आना, कहकर अपने रूम की तरफ चल दी। कमरे में पहुंची तो सिकंदर शीशे के सामने खड़ा तैयार होने में मसरूफ़ था और वो धब से जाकर बेड के किनारे बैठ गई। जबकि सिकंदर ने शीशे से इसे देखा। हर दिन वो इसके दिल के करीब तर होती जा रही थी। क्या हुआ? बालों में बुर्श करते इसे देखकर पूछा। कुछ नहीं, आप जाओ, आपकी मेहमान लाउंज में वेट कर रही है। बहुत कोशिश से इसने अपना लहजा नॉर्मल रखा। हाँ बस जा ही रहा हूँ, तुम भी चलो, यहाँ अकेली बैठकर क्या करोगी, बोर ही हो जाओगी।
इसकी तरफ मुड़कर अपने शर्ट के बाजू फोल्ड करने लगा। नज़र उठाकर इसे देखा। सफ़ेद रंगत ब्राउन बाल जो माथे पे आ रहे थे, ब्राउन आंखें शहजादों सी आन बान लिए इसके सामने खड़ा था। आप जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इस पर से नज़रें हटाते हुए बोली, चलो ठीक है, जल्दी आना। ये कहकर इसने बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए, जबकि वो रोने लगी अपनी बेवक्ती पर। कुछ देर दिल का बोझ हल्का करने के बाद फ़ोन उठाकर सबर का नंबर डायल करने लगी। मैं तुझसे बहुत नाराज़ हूँ सबा की बच्ची। हाल अहवाल के बाद हाल अहवाल के बाद बोली, क्यों भाई, किस खुशी में नाराज़गी मनाई जा रही है, वो भी मुझसे? तू आई क्यों नहीं शादी में? कॉलेज में तू बड़े बड़े डायलॉग मारती थी कि मैं 7 समुंदर आसमान ज़मीन के पार भी चली जाऊँ मगर तेरी शादी में ज़रूर आऊँगी। कुछ सानिया का गुस्सा था, कुछ सबा के ना आने का। सो हनूस मुँह फुलाए बोली, सबा के फादर आर्मी में थे, सो अनाया की शादी से 1 माह पहले ही इनका तबादला दूसरे शहर हो गया था। यार मैं तो तैयार थी, बस फिर मम्मा की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई तो बस इसी वजह से ना आ पाई। सॉरी यार। अफसुदा लहजे में बोली, क्या हुआ आंटी को? एकदम गुस्सा भूल कर परेशान से लहजे में बोली, यार बस बीपी बढ़ गया था, हॉस्पिटल में एडमिट थी और तूने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा? हाँ मैडम जी, आपने मेडिकल में ग्रेजुएशन किया है, स्पेशलाइजेशन नहीं। मज़ाही अंदाज में बोली, यार फिर भी तुझे बताना चाहिए था ना, इसका दिल इसकी तरह ही प्यारा और दर्दमंद था। अच्छा बाबा सॉरी, कल बारी शायद। अच्छा बाबा सॉरी, कल अगली बार छींक भी आएगी तो तुझे पहले ही बताऊंगी। खुश? हाँ मुस्कुरा कर बोली, और कैसी हैं तेरे पिया जी? सब शरारत से बोली और अनाया के दिल में ठेस सी उठी। ठीक है, अच्छा यार तुझसे मैं बाद में बात करती हूँ। आंखों में आंसू ठहरने लगे तो जल्दी से खुदा हाफिज़ कहकर कॉल बंद कर दी। अनाया, अच्छा हुआ तुम आ गई, चलो शॉपिंग पे चलते हैं। अनाया लाउंज में आई तो इसे देखते ही सानिया बोली, नहीं मेरा दिल नहीं चाह रहा। अजीब से लहजे में बोली तो सिकंदर ने इसे चौंक कर देखा और देखते ही समझ गया कि वो रो कर आई है। इसे ऐसे देखकर इसके दिल को कुछ हुआ। ऐसे कैसे नहीं दिल कर रहा हमारे साथ, चलो, खुद ब खुद दिल करने लग जाएगा। वो उठकर खड़ी हो गई। सिकंदर अब चलो भी। और सिकंदर को बाजू से पकड़ कर उठाने लगी। इसे इस तरह सिकंदर को छूते देखकर अनाया को गुस्से के साथ साथ रोना भी आया, मगर वो जब्त कर गई। हाँ चलो रज़िया, ऐसा करना कि खाना मत बनाओ, हम बाहर से खाएंगे। जाते जाते मुलाजमा को हिदायत दे गया और जी साहब कहकर रह गई। चलो जल्दी बैठो। फ्रंट सीट संभाल कर सानिया को बोला, मगर ये अनाया की जगह है ना। हिचकिचाहट से बोली, बैठो यार, इसका नाम थोड़ी ना लिखा हुआ है, चलो बैठो। बेजारी से बोला, जबकि पीछे आती अनाया पे इसके ये अल्फाज बम बन कर गिरे। वो चुपचाप पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। सिकंदर को ढेरों शर्मिंदगी ने आ लिया और पूरा रास्ता वो सर झुकाए रोती रही। और सिकंदर बज़ाहिर सानिया से बातें करता आगे लगे शीशे से इसे मुसलसल देख रहा था। इसे दुख हुआ अनाया को इस तरह रोता देखकर। कुछ देर बाद सिकंदर ने गाड़ी शहर के मरूफ शॉपिंग मॉल के सामने रोकी और तीनों अंदर की जानिब चल दी। सिकंदर, ये तुमने ठीक नहीं किया, इसने सुन लिया था। अंदर आकर अनाया इनसे कुछ फासले पर खड़ी कपड़े देख रही थी जब सानिया ने सिकंदर से कहा, पता है मुझे। अनाया को अपनी नज़रों के सार में कैद करते हुए बोला, तो क्यों किया यार? अंदाज़ा भी है कितना बुरा लगा इसे? अनाया की तरफ देखकर बोली, जो अब भी अपने आंसू को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। और फिर सिकंदर ने इसे सब कुछ सच सच बता दिया। ओह माय गॉड सिकंदर, तो तुम इसे बता देते ना यार कि वही वो लड़की है जिससे तुम प्यार करते हो। सानिया ने कहा तो यकदम सिकंदर के जहन में धमाका हुआ। और तेरी, सर पर हाथ मारता हुआ बोला, क्या हुआ? यार मैंने इसे कहा था कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, वो समझी कि मैं तुमसे। सिकंदर ने दनिस्ता बात अधूरी छोड़ दी। एकदम गधे हो तुम, कम से कम घूंघट तो उठा लेते और सोने पे सुहागा बताया तक नहीं। उफ सिकंदर, हद करते हो। अब तो हो गया ना, तुम तो मुझे मत डांटो। ओके, तो अब क्या प्लान है? ऐसे ही गलतफहमी में मार डालने का इरादा है क्या? मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। क्या? कुछ सोच कर मुस्कुरा दिया। और सानिया ने भी अनाया को देखा जो इन दोनों से बेनियाज जुली देख रही थी। और फिर सानिया ने ढेरों शॉपिंग की, मगर अनाया हर चीज़ सिर्फ देखती रही, अपने लिए एक दिन का भी नहीं लिया। और फिर वो दोनों एक शानदार रेस्टोरेंट पहुंचे। अनाया, खाओ ना यार, सानिया ने अनाया को कहा जो बुद्ध बनी बैठी अपनी गोद में रखे अपने फ़ोन को घूरे जा रही थी। नहीं भूख नहीं मुझे, आप खाओ। खुश दिली से मुआवजत की। सानिया ने सिकंदर की तरफ देखा और इसने इन आँखों से इसे चुप रहने का इशारा किया। खाने के बाद तीनों पार्क गए और वहाँ से तकरीबन रात में घर आए। अच्छा यार मैं चलती हूँ, बहुत मज़ा आया तुम लोगों के साथ, चलो मैं ड्रॉप कर दूँ। सिकंदर ने ऑफ़र दी। हाँ चलो। दोनों खारजी दरवाजे की तरफ चल दिए। रज़िया, खाना लगाओ, मुलाजमा को कहकर खुद सोफे पे बैठ गई। थोड़ी देर बाद खाना खाकर वो रूम की तरफ चल दी। दुल्हन बीबी, कुछ और चाहिए आपको? रज़िया ने पीछे से आवाज़ देकर पूछा। नहीं, तुम जाकर सो जाओ, मगर साहब को खाना देना है। मैं दे दूँगी, तुम जाकर आराम करो, मुस्कुरा कर बोली। कमरे में आकर पूरे दिन के रुके आंसू को बहने दिया।
11 बजे के आसपास सिकंदर कमरे में दाखिल होते इस वक्त वो रोने में मगन थी। इसे आता देखकर वॉशरूम में घुसकर धाड़ से दरवाज़ा बंद कर लिया, जबकि सिकंदर इससे बाहर आने का इंतजार करने लगा। हाथ मुंह धोकर वापस आई और सिकंदर खामोशी से चेंज करने वॉशरूम की तरफ बढ़ गया, जबकि अनाया ने ड्रेसिंग टेबल का रुख किया। उठकर यूं ही बेड की तरफ बढ़ने लगी। इसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। दोनों हाथों से सर थाम कर वो नीचे बैठती चली गई। अनाया, क्या हुआ? सिकंदर ने इस तरह नीचे बैठता देखा तो परेशान सा हो गया। अनाया, यहाँ देखो, क्या हुआ है तुम्हें? अनाया इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर बोला। पानी, मध्यम सी आवाज़ में बोली। हाँ, पानी देता हूँ। जग की तरफ दौड़ा। पानी पीकर कुछ ताकत आई। क्या हो गया था तुम्हें? पता है ना मैं कितना परेशान हो गया था। इसके चेहरे पर आए बाल पीछे करते हुए बोला। कुछ नहीं। खाना लाऊं आपके लिए? वो उठते हुए बोली। नहीं, खा लिया था मैंने। तुम उठो आराम से और ऊपर बैठो। इसे सहारा देकर ऊपर बिठाया, जबकि अनाया का ये सोच कर कि वो खाना भी सानिया के घर से खा कर आया है, आंसू बह निकले। जैसे इसने बेदर्दी से रगड़ डाला। अनाया, आई लव यू, इसके हाथ थाम कर बोला। अनाया को 440 का वॉट का झटका लगा। आप मुझसे नहीं, सानिया से प्यार करते हो। मैं नापसंदीदा इंसान हूँ आपकी लाइफ में, और भीख में मिला प्यार मुझे नहीं चाहिए। हाथ छुड़ाते हुए बोली। तुम्हें पता है अनाया, मुझे कब तुमसे प्यार हुआ? इसके दोनों हाथों को पकड़कर बोला। वो सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखते कहने लगी। जब तुम्हें पहली बार सारा की मेहंदी में देखा, बस इसीलिए हमें अपना आप हार गया था। और जब तुम स्कूल में आई जॉब के लिए, तो मैं सिर्फ तुम्हें देखने रोज़ स्कूल आता था, सिर्फ तुम्हारी एक झलक देखने के लिए। और जब तुमने बताया कि तुम्हारी शादी होने वाली है, तो मैं टूट गया था। इसी दौरान मम्मा ने मेरी शादी फिक्स कर दी। मैं इतना डिस्टर्ब था कि मैंने निकाहनामे पर गौर किया ही नहीं, और फिर तुम्हें आकर वो सब कुछ कह दिया जो किसी भी लड़की के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। और इसी रात जब तुम्हारे पाँव में कांच लगा, जब तुम्हें देखा, तो मुझे यकीन आ गया कि मेरी सच्ची मोहब्बत थी। जब भी तो मेरी ज़िंदगी में शामिल कर दी गई हो। मीर सिकंदर अली बोले जा रहा था और वो सुनसी से देखे जा रही थी, मगर सानिया और आप सदमे सी कैफियत में बोली। सानिया और मैं वो दोस्त हैं, दोस्त से ज़्यादा बहन भाई जैसा रिश्ता है हमारा। इसके बालों की लट पीछे करके इसकी गलत फहमियाँ दूर कर रहा था। मगर आप इस दिन मम्मा पापा को छोड़कर ऑफिस इससे मिलने गए थे। मीटिंग अटेंड करने गया था। हाँ, जब तुम आई इससे पहले ही हमारा बाहर लंच का प्रोग्राम था, मगर तुम्हारा वो मिर्चों ज़्यादा खाना खाकर हमारा पेट भर गया था। इसे देखकर मुस्कुरा कर बोला। वो आपके लिए नहीं था। शर्मिंदा सी बोली। हाँ, सानिया के लिए था। पता है मुझे। आपको कैसे पता? वो हैरान थी। तुम्हें दुआ मांगते सुन लिया था मैंने। इसके आंसू साफ करता हुआ है इसे हैरत का झटका दे गया था। और आज जो इसे फ्रंट सीट पर बैठाया और जो कहा, वो भी अनाया थी। सारे हिसाब याद थे। जब तुम ऑफिस आई तभी मुझे पता चल गया था कि तुम भी मुझे पसंद करती हो और मेरी जासूसी कर रही हो। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें थोड़ा जलाया जाए। आज इसीलिए ये सब किया। आई एम सॉरी स्वीट हार्ट, प्यार से बोला, और इसकी आंखों में आए आंसू अपनी उंगलियों की पूरों से साफ करने लगा। आप बहुत बुरे हैं। एकदम से उठकर खड़ी हुई रोते हुए बोली। आई नो माई वाइफ, मगर हूँ तो तुम्हारा ना। इसके पास जाकर इसका हाथ अपने मजबूत हाथों में लिया। छोड़े मेरा हाथ, हाथ छुड़ाते हुए बोली। छोड़ने के लिए तो नहीं पकड़ा वाइफ। ये कहकर एक बेहद खूबसूरत अंगूठी इसकी मखरूती उंगली में डाल दी। ये तो वही है, रिंग देखकर बोली। आज बस यही एक चीज़ इसे पसंद आई थी, मगर गुस्से के बायस बोल ना सकी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे गाफिल हूँ? प्यार से बोला। और अनाया ने नम आँखों से मुस्कुराकर इसे देखा और अपना सर इसके चौड़े सीने पर टिका दिया, जबकि सिकंदर ने भी इसे एक कीमती मता की तरह बाहों में भर लिया। और दूर कहीं चांद शर्मा गया। किस्मत की देवी ने भी मुस्कुराकर दोनों को देखा। नई स्टोरी अच्छी थी काफ़ी। उम्मीद है कि आप सब लोगों को पसंद आई होगी। चलें मिलते हैं फिर नेक्स्ट नावल में। थैंक यू। और आप लोग ये भी बताएं कि आप लोगों को मेरी वॉइस कैसी लगी। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वॉइस अच्छी लगी होगी। मैं फ़र्स्ट टाइम ये रीड कर रही हूँ, अगर कुछ मिस्टेक हुई हूँ तो सॉरी। चलें मिलते हैं नेक्स्ट नावल में। आस्ता ला विस्ता, अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।